नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों का सीरीज चल रहा है अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। उस सीरीज का यह सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्लास है। अगर फ्रेंड्स आप लोग फर्स्ट यूनिट के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स इन द रीमर, है ना फ्रेंड्स। यह आपसे रीमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है ना फ्रेंड्स। तो अब चलिए हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं रीमर होती क्या है। क्लियर, एक नोट आप लोग लगाइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है और लिखना है कि रीमर क्या है ना। रीमर क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको लिखना है रीमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। क्या है? रीमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। जी हाँ फ्रेंड्स, और सेकेंड पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट कीजिएगा, है ना। देखिए फ्रेंड्स, मटेरियल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए रीमर का मटेरियल जानना जरूरी है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि रीमर किस मटेरियल का बना होता है तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि रीमर रीमर हाई कार्बन हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड, क्लियर, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। क्लियर फ्रेंड्स, है ना। रीमर क्या होती है? हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। और फ्रेंड्स, अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला पॉइंट लिखना है इसकी यूज के बारे में, है ना। यानी रीमर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। क्लियर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखना है कि ड्रिल किए गए होल को एक्यूरेट साइज में फिनिशिंग करने के लिए हम लोग रीमर का प्रयोग करते हैं। क्लियर, है ना। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रीमर का प्रयोग कहाँ करते हैं तो आपका आंसर होगा रीमर का प्रयोग ड्रिल किए गए होल को एक्यूरेट साइज में फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। क्लियर, अब चलिए फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लिए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, है ना। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। क्लियर, तो इस कोण को आप लोगों को पहचानना है और आंसर देना है। क्लियर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रेक एंगल, क्या ये रेक एंगल है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है फ्लूट एंगल। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हेलिक्स एंगल। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है क्लियरेंस एंगल, है ना। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका यहाँ पे एंगल इंडिकेट किया है ना, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? हेलिक्स एंगल के नाम से जानते हैं, है ना। किस एंगल के नाम से जानते हैं? हेलिक्स एंगल के नाम से इसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, है ना। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, वो आपका है
बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल होल, है ना। फ्रेंड्स बोल रहा है कि ड्रिल किए गए छेद को फिनिशिंग करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। क्लियर। बोल रहा है फ्रेंड्स कि ड्रिल किए गए छेद को फिनिशिंग करने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात किया कि रीमर एक प्रकार का क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग किसी भी ड्रिल किए गए होल को एक्यूरेट साइज में फिनिशिंग करने के लिए करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स जब होल की फिनिशिंग की बात आएगी तो वहाँ पे रीमर टूल यूज किया जाता है ना। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि रीमिंग, क्या ड्रिल किए गए छेद को फिनिशिंग करने की प्रक्रिया रीमिंग कहलाती है, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है काउंटर बोरिंग, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो काउंटर सिंकिंग, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका रीमर के साथ चला जाएगा। यानी हमारा जो रीमर है वो क्या है, रीमिंग जो है हमारा किसी भी किए गए ड्रिल किए गए छेद को फिनिशिंग करने की प्रक्रिया है ना। यानी ड्रिल किए गए छेद को फिनिशिंग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रीमिंग प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका सेकेंड का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी स्पॉट फेसिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी बोल्ट के हेड को सीट प्रदान करना है, यानी किसी भी होल किसी भी बोल्ट के हेड को सीट प्रदान करने के लिए ड्रिल किए गए होल के एंड पर जो प्रक्रिया की जाती है उसे हम स्पॉट फेसिंग के नाम से जानते हैं, है ना। उसको क्या हम जानते हैं, स्पॉट फेसिंग के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं काउंटर बोरिंग की। तो होल ड्रिल किए गए होल ड्रिल किए गए होल को किसी दिए गए गहराई तक बड़ा करने की मशीनिंग ऑपरेशन को काउंटर बोरिंग के नाम से हम जानते हैं, है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वह प्रक्रिया कौन सी है जो ड्रिल किए गए होल को दिए गए गहराई तक बड़ा करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की, काउंटर सिंकिंग क्या है। तो काउंटर सिंकिंग भी एक प्रकार का मशीनिंग ऑपरेशन है ड्रिल किए गए जो ड्रिल किए गए होल के एंड को क्या करता है, थोड़ा सा बेबल करता है ना, ताकि हमारा वहां पे काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू क्या हो, वहां पे स्थान प्राप्त कर सके, है ना। इसीलिए तो हम काउंटर सिंकिंग प्रक्रिया करते हैं। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ड्रिल किए गए होल के एंड को बेबल करने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है, काउंटर सिंकिंग कहलाती है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों का ये सारा पॉइंट्स भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है। बोल रहा है कि वाई हैंड रीमर्स हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। बोल रहा है कि क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है, क्या असमान अंतराल होने का क्या कारण है। क्लियर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले हम आपको बता दें कि रीमर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक पॉइंट लगाइएगा, वहाँ पे लिखना है टाइप्स ऑफ रीमर। क्लियर। क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ रीमर। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रीमर में फर्स्ट लिखना है मशीन रीमर। क्लियर, मशीन रीमर। और सेकेंड में लिखना है हैंड रीमर। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि रीमर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हैंड रीमर और एक होता है मशीन रीमर। क्लियर। तो मशीन रीमर को हम ऑपरेट
मशीन के द्वारा करते हैं और हैंड रीमर का जो हम लोग ऑपरेट करते हैं उसको हम मैन्युअली यूज करते हैं, किसमें, टैप रिंच में होल्ड करके। क्लियर। लेकिन मशीन रीमर का प्रयोग हम लोग ड्रिल मशीन के स्पिंडल में होल्ड करके हम लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। और हैंड रीमर का प्रयोग हम लोग टैप रिंच में उसको होल्ड करके मैन्युअली यूज करते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स इसी हैंड रीमर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब फ्रेंड्स एक पॉइंट और आप लोग यहाँ पे लिखिएगा फ्रेंड्स, वो लिखना है कि लिखिएगा हैंड रीमर में लिखिएगा कि हैंड रीमर की जो टेपर लीड होती है ना, हैंड रीमर की जो टेपर लीड होती है वो मशीन रीमर की अपेक्षा क्या होती है, मशीन रीमर की अपेक्षा क्या होती है, लॉन्ग होती है। क्लियर। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हैंड रीमर और मशीन रीमर में डिफरेंट क्या है, यानी अंतर क्या है। तो अंतर यही है फ्रेंड्स कि जो हमारा हैंड रीमर की जो टेपर लीड होती है वो मशीन रीमर की अपेक्षा क्या होती है, लॉन्ग होती है, यानी बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसकी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रिड्यूस चैटरिंग, क्या चैटरिंग को कम करने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रिमूव मोर मेटल, या अधिक धातु निकालने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द एफिशिएंसी, यानी दक्षता को बढ़ाए, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टूल, यानी टूल का जीवन बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी रिड्यूस द चैटरिंग, यानी चैटरिंग को कम करने के लिए हम लोग हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल रखते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं इसी साथ अगले क्वेश्चन की। जी हाँ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन द ट्विस्ट ड्रिल, है ना फ्रेंड्स। बोल रहा है कि ट्विस्ट ड्रिल का जो क्लियरेंस एंगल है, क्लियरेंस एंगल देने का क्या कार्य है, उद्देश्य क्या है। बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल, यानी ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है, क्लियरेंस एंगल हम ट्विस्ट ड्रिल में क्यों देते हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ट्विस्ट ड्रिल कि जो क्लियरेंस एंगल है वो क्यों दिया जाता है ना। तो चलिए इसको हम ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्रिवेंट रफ होल, क्या अपरिष्कृत छिद्रों को रोकने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है प्रिवेंट ओवरसाइज होल, या ओवरसाइज छिद्रों को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, है ना, यानी बोल रहा है कि किनारों के असमान कोण को रोकने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एजेस, है ना, बोल रहा है कि ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज, यानी ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं, क्लियरेंस एंगल प्रदान करते हैं। क्लियर है ना फ्रेंड्स, क्या करते हैं, फ्रिक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल प्रदान करते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ट्विस्ट ड्रिल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स पूछा जाता है कि ट्विस्ट ड्रिल को किस मटेरियल से बनाया जाता है, यानी ट्विस्ट ड्रिल कौन सा मटेरियल से बना हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा ट्विस्ट ड्रिल जो आपका होता है हाई कार्बन स्टील, क्लियर,
हाई कार्बन स्टील और आपका हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। क्लियर है ना। ट्विस्ट ड्रिल जो है हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। और इसकी जो क्लियरेंस एंगल होती है फ्रेंड्स, वो कितना दिया जाता है, तो क्लियरेंस एंगल जो ट्विस्ट ड्रिल की क्लियरेंस एंगल जो होती है 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में ये दी जाती है। क्लियर। अगर फ्रेंड्स क्लियरेंस एंगल ना दिया जाए, अगर क्लियरेंस एंगल किसी भी ट्विस्ट ड्रिल का क्लियरेंस एंगल एकदम कम है, यानी मान लीजिए 0 है, नहीं है, 0 डिग्री है, तो वो ड्रिल हमारा मटेरियल को कटिंग नहीं करेगी, है ना। और फ्रेंड्स अगर बात कर लेते हैं, अगर किसी भी ट्विस्ट ड्रिल में जो क्लियरेंस एंगल है वो अगर अधिक है ना, अधिक है, तो उसकी जो कटिंग एजेस होगी, कटिंग एज होगी, वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, यानी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर ट्विस्ट ड्रिल के क्लियरेंस एंगल अधिक रहने पर, तो अधिक रहने पर हमारा जो ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एज है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और अगर क्लियरेंस एंगल एकदम 0 है, यानी स्मॉल है, एकदम छोटा है, तो हमारा मटेरियल को वो कट नहीं करेगा, यानी कि हमारा मटेरियल कटना बंद कर देगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो ट्विस्ट ड्रिल का क्लियरेंस एंगल है वो हमारे जॉब के मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी काटे जाने वाले धातु पे डिपेंड करता है ना। किस पे डिपेंड करता है, काटे जाने वाले धातु पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। यानी मुलायम धातु के लिए, यानी मुलायम धातु के लिए जो हमारा क्लियरेंस एंगल ट्विस्ट ड्रिल का दिया जाता है, मुलायम धातु के लिए कम होता है। क्लियर, नहीं सॉरी, मुलायम धातु के लिए यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, पॉइंट एंगल का अपोजिट हो जाता है ना। तो ट्विस्ट ड्रिल का जो आपका क्लियरेंस एंगल होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए क्या होता है, अधिक होता है ना। सॉफ्ट मटेरियल के लिए अधिक रखा जाता है और हार्ड मटेरियल के लिए क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। क्लियर। ये भी पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 5 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए पूछा गया है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग, है ना, फॉर रिवेटिंग। क्लियर। बोल रहा है कि रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है। क्लियर। तो काउंटर सिंक हेड रिवेट के लिए, काउंटर सिंक हेड रिवेट के लिए आपका जो एंगल होता है फ्रेंड्स वो आपका 75 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी की, यानी 80 डिग्री किसका एंगल होता है, तो 80 डिग्री होता है काउंटर सिंक सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए, है ना। क्या इसको काउंटर सिंक सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए। क्लियर। यानी काउंटर सिंक सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए आपका जो एंगल होता है फ्रेंड्स वो आपका 80 डिग्री होता है। और ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं तो 90 डिग्री जो होता है आपका काउंटर सिंक हेड स्क्रू एंड डबरिंग के लिए होता है। क्लियर। काउंटर सिंक हेड स्क्रू एंड डबरिंग के लिए होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। हमारा जो 75 डिग्री जो होता है काउंटर सिंक हेड रिवेट के लिए होता है, काउंटर सिंक हेड रिवेट के लिए होता है। 80 डिग्री जो होता है हमारा सेल्फ टैपिंग हेड स्क्रू के लिए होता है। और हमारा 90 डिग्री जो होता है काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए होता है। और हमारा 120 डिग्री जो होता है वो काउंटर
काउंटर सिंक यानी चैम्फरिंग एंड्स यानी किनारों के चैम्फरिंग करने के लिए जो एंगल दिया जाता है वो हमारा 120 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से आपका सारा ऑप्शन क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए कितना एंगल होता है, तो आपका काउंटर सिंक सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए 80 डिग्री हो जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए क्या होगा, तो वहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और चैम्फरिंग के लिए 120 डिग्री। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, है ना। तो अब चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग, है ना। बोल रहा है कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण है, यानी हमारा ड्रिल जो है ओवर हीट क्यों हो जाता है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि ओवर हीट क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ड्रिल हेल्ड नॉट करेक्टली, यानी ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी गई है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है वर्क इन नॉट रिगिडली हेल्ड, यानी बोल रहा है कि कार्य सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, यानी क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फ्लूट्स आर क्लोज्ड विथ चिप्स, यानी चिप्स के कारण फ्लूट्स ब्लॉक हो गई है। तो फ्रेंड्स इसमें से क्या कारण है, ड्रिल ओवरहीट क्यों हो जाता है ना, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी हमारा ड्रिल ओवरहीट होने का कारण क्या होता है कि क्लियरेंस एंगल हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। क्लियर। तो क्लियरेंस एंगल इनकरेक्ट होने के कारण हमारा जो ट्विस्ट ड्रिल होता है वो ओवरहीट हो जाता है। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल ऑफ गिवन डेप्थ, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम बताइए, है ना। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने अभी जस्ट बताया है ना कि जो हमारी ड्रिल किए गए होल हैं, ड्रिल किए गए होल को किसी दिए गए गहराई तक बड़ा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसीलिए आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्लियर। तो अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर। बोल रहा है कि यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है ना। क्या बोल रहा है कि यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कटिंग एज विल बी ब्लंट, यानी कटिंग एज ब्लंट हो जाएगा। या कटिंग एज विल नॉट बी शार्प, कटिंग एज तेज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कटिंग एज विल बिकम वीक, यानी कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कटिंग एज विल नॉट कट मटेरियल, है ना। या कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगी। हाँ, तो फ्रेंड्स हमने अभी जस्ट बात किया था कि जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल का क्लियरेंस एंगल कितना होता है, वो हमारा होता है 8 डिग्री से 12 डिग्री, है ना। 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में होता है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर क्लियरेंस एंगल बड़ा हो जाएगा ट्विस्ट ड्रिल की जो आपका क्लियरेंस एंगल अगर अधिक हो जाता है तो हमारा कटिंग एज क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और अगर
अगर क्लियरेंस एंगल कम हो जाता है तो कम हो जाने से हमारा मटेरियल जो है कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगी, है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि क्लियरेंस एंगल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है ना, क्लियरेंस को अधिक हो जाएगी। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी कटिंग एज विल बिकम वीक, यानी कटिंग एज क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ देता कि यदि क्लियरेंस एंगल कम हो, है ना, तो कम होने के लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगी, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिलेट करके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अधिक के लिए पूछा है, तो अधिक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा ट्विस्ट ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक होगा तो वहाँ पे हमारा कटिंग एज क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्लियर। इसी के साथ हमारा 8 नंबर का जो क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी, है ना, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट सेंटर वाइल ड्रिलिंग, है ना। बोल रहा है कि यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो, है ना, चल रहा वो, तो क्या होगा। आपकी जो ड्रिल मशीन की, है ना, जो स्पिंडल है वो केंद्र से बाहर चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ड्रिल विल ब्रेक, क्या ड्रिल टूट जाएगी, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ड्रिल्स आर ओवर हीटेड, यानी ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ड्रिल मेक रफ होल, या ड्रिल रफ होल बनाएगा, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ओवर साइज होल आर मेड, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी यदि ड्रिल के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो तो वहाँ पे आपका अधिक आकार के छेद बन जाएंगे, यानी आपके ट्विस्ट ड्रिल के डायमीटर से अधिक आकार के आपका होल बन जाएगा। क्लियर। अगर स्पिंडल के केंद्र से बाहर अगर आपका स्पिंडल चल रहा है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपका अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ आपका 9 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्लियर। अब इसी के साथ चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्रू थ्रेड से रिलेटेड पूछा गया है। बोल रहा है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क एज एक्स ऑफ द थ्रेड, है ना। बोल रहा है कि थ्रेड में जो आपका यहाँ पे एक्स भाग इंडिकेट किया गया है, इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए बड़ा करके आपको दिखाया है ना, यहाँ पे एनलार्ज करके आपको यहाँ पे दिखाया है। क्लियर। तो इसको किस नाम से जानते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जानकारी होनी चाहिए कि ये आपका क्या है, स्क्रू थ्रेड है। क्लियर। तो स्क्रू थ्रेड की जो ये है सबसे बड़ी क्रस्ट टू क्रस्ट जो होती है ना, ये जो आपका क्या होता है, ऊपर वाला क्रस्ट होता है। तो जो क्रस्ट टू क्रस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेजर डायमीटर। और जो रूट रूट होता है नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो जो रूट और रूट से के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, माइनर डायमीटर। क्लियर। और क्रस्ट से क्रस्ट की बीच की दूरी को हम मेजर डायमीटर, और रूट से रूट के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर डायमीटर। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। और दो थ्रेडों के बीच की दूरी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, उसको हम पिच के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स यही आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको हम किस नाम से जानते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि रूट, क्या यह रूट है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लीड, क्या ये लीड है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है
पीच, है ना। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फ्लैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकाल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका पीच के साथ चला जाएगा। क्लियर। यानी ये जो आपका स्क्रू थ्रेड का ये जो फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्लियर, ये इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम पीच के नाम से जानते हैं। क्लियर। ये जो एक्स भाग इंडिकेट किया है उसको हम क्या कहते हैं, पीच कहते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। देखिए बोल रहा है व्हाट आर रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील, है ना। बोल रहा है फ्रेंड्स की स्पेसिफिकेशन, बोल रहा है कि व्हाट इज अ रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, है ना। 32A 46H8V, है ना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसको एनलार्ज करके यहाँ पे लिख देते हैं। बोल रहा है कि 32, हाँ, ए, उसके बाद आपका 46 है, उसके बाद H है, हाँ, 8 है और V है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से बोल रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 32 की, है ना। तो फ्रेंड्स 32 जो आपका इंडिकेट करता है वो आपका करता है ग्राइंडिंग व्हील की प्रकृति के बारे में, है ना। प्रकृति को इंडिकेट करती है ना। उसकी प्रकृति को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए की बात करते हैं। तो ये जो आपका है वो आपका एब्रेसिव को इंडिकेट करता है। क्लियर। ये क्या करता है, एब्रेसिव को इंडिकेट करता है। अब 46 हमारा ग्रेन साइज, है ना। और एच हमारा क्या इंडिकेट करता है, ग्रेड। 8 हमारा क्या करता है, स्ट्रक्चर। और वी हमारा बॉन्ड। तो फ्रेंड्स ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ग्राइंडिंग व्हील के मार्किंग सिस्टम से पूछा गया है। तो इसमें बोल रहा है कि ये क्या प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर डी, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। क्लियर। टाइप्स ऑफ एब्रेसिव यानी एब्रेसिव यहाँ पे दर्शाया जा रहा है ए के द्वारा। क्लियर। तो फ्रेंड्स 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड पूछा गया था। क्लियर। यहाँ पे हमने बात किया कि 32 जो है आपका इंडिकेट कर रहा है किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के प्रकृति के बारे में। और ए आपका एब्रेसिव, 46 जो है आपका ग्रेन साइज, एच जो है आपका ग्रेड रिप्रेजेंट कर रहा है, और 8 जो आपका है वो स्ट्रक्चर, और भी जो है बॉन्ड। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को ए इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कंसेंट्रिक। बोल रहा है फ्रेंड्स कि कंसेंट्रिक चलाने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए, है ना। कंसेंट्रिक को चलाने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए, नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको पूछा है ना। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ट्रूइंग, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है लोडिंग, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ड्रेसिंग। क्लियर। तो अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी इसको बोलते हैं ट्रूइंग, है ना। कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद उसको क्या किया जाता है, ट्रूइंग प्रक्रिया की जाती है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की कि ग्लेजिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स कभी कभी
हमारी जो ग्राइंडिंग व्हील होती है और अगर अधिक समय हो जाता है ना, तो हमारी ग्राइंडिंग व्हील यूज करते करते, है ना, ज़्यादा समय तक अगर हम किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को यूज कर देते हैं तो वहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील क्या होती है, चमकने लगती है, यानी शाइनिंग करने लगती है, यानी उसकी एब्रेसिव के कण क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, जिसके कारण कटिंग प्रक्रिया वो नहीं अच्छे से कर पाता है और ग्राइंडिंग व्हील हमारा चमकने लगता है, शाइनिंग करने लगता है। तो उस दोष को हम क्या कहते हैं, ग्लेजिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब बात कर रहे थे लोडिंग की। तो जब हम ग्राइंडिंग व्हील में क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील पर सॉफ्ट मटेरियल को जब सॉफ्ट मटेरियल का जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो अब्रेसिव के कणों के बीच उस सॉफ्ट मटेरियल के जो छोटे छोटे कण उसमें फंस जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, यानी लोडिंग के नाम से हम उसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं ग्लेजिंग और लोडिंग की। तो ग्लेजिंग और लोडिंग जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारा ग्राइंडिंग व्हील की दो क्या है, दोष है। क्लियर। क्या है, इसे हम दोष के नाम से जानते हैं, यानी ग्राइंडिंग व्हील का दो दोष है और दोनों दोषों को दूर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। दोनों प्रक्रियाओं को, दोष को दूर करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे हम ड्रेसिंग करते हैं और ड्रेसिंग कहते हैं। क्लियर। ग्लेजिंग और लोडिंग क्या होता है, दोनों हम एक ही टूल से करते हैं। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का यहाँ से ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गया होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्रेंड्स देखिए हम एक एक पॉइंट को, एक एक ऑप्शन को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और इसी डाउट को आप लोग क्लियर करने के लिए आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहें ताकि इसी तरह आपका सारा डाउट क्लियर होती जाए, है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोड्यूस से ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। बोल रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से चलिए हम क्वेश्चन के साथ इसको क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पिग आयरन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी बोल रहा है रॉट आयरन और डी बोल रहा है मेलेबल आयरन, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए जो प्रोडक्ट ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा बनाया जाता है, उत्पाद किया जाता है, उसके हम क्या कहते हैं, उसे हम पिग आयरन के नाम से जानते हैं। यानी पिग आयरन जो है ब्लास्ट फर्नेस से प्रोड्यूस की जाती है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कास्ट आयरन की। तो फ्रेंड्स कास्ट आयरन से पूछा जाता है कि कास्ट आयरन किस फर्नेस से प्रोड्यूस होती है। तो कास्ट आयरन जो हमारा है वो क्यूपोला फर्नेस से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्लियर। क्यूपोला फर्नेस से। अब रॉट आयरन की बारे में बात कर लें तो फ्रेंड्स रॉट आयरन हमारी जो प्राप्त होती है वो पुडलिंग भट्टी से प्राप्त होती है। क्लियर। पुडलिंग फर्नेस से हमारा रॉट आयरन, कास्ट आयरन हमारा क्यूपोला फर्नेस से और पिग आयरन हमारा क्या, ब्लास्ट फर्नेस से। क्लियर। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स ये क्लियर होना चाहिए, है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोल रहा है कि विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट, बॉल बेरिंग एंड कटिंग टूल्स, है ना। बोल रहा है कि मैग्नेट, बॉल बेरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। यानी हम कोबाल्ट, कोबाल्ट एक ऐसी धातु होती है जिसका प्रयोग हम लोग मैग्नेट, बॉल बेरिंग या अन्य कटिंग टूल का निर्माण करने के लिए करते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये जो आपका कोबाल्ट है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स,
15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि हाउ मच कॉपर कंटेन इन पाइराइट और, है ना, और बोल रहा है फ्रेंड्स कि पाइराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपसे पूछा गया है पाइराइट के पाइराइट और, यानी, है ना, यानी कि यह किसका अयस्क है, तो तांबा का अयस्क है। क्लियर। पाइराइट अयस्क एक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि तांबा का अयस्क कौन कौन होते हैं, है ना, तो एक होता है पाइराइट और एक होता है मैलेकाइट। क्लियर। एक होता है मैलेकाइट, एक होता है पाइराइट। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तांबा का एक होता है पाइराइट और एक होता है मैलेकाइट। क्लियर। तो यहाँ से पाइराइट में तांबा कितना पाया जाता है उसके बारे में यहाँ से हमसे पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं। तांबा में जो हमारा पाइराइट में जो हमारा तांबा पाया जाता है वो हमारा 32% पाया जाता है। क्लियर। और मैलेकाइट में जो हमारा तांबा पाया जाता है वो 55% पाया जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको परसेंट में ना पूछ करके दशमलव भिन्न में पूछा, दशमलव में पूछा है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप 32 को, अगर आप 32 को परसेंट में अगर आप यहाँ पे इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज को हटाकर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.32 आ जाएगा ना। इसीलिए आपका यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि आपका जो तांबा होता है, तांबा का दो अयस्क होता है, एक होता है पाइराइट होता है, एक होता है मैलेकाइट, है ना। तो पाइराइट में अगर परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे तो 32% होता है तांबा, और अगर मैलेकाइट में बोले पूछे तो वहाँ पे 55% होता है तांबा। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो तांबा के अयस्क के रिलेटेड और उसके जो आपका परसेंटेज, कितना परसेंटेज तांबा पाया जाता है कौन कौन से अयस्क में, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे हम अगले क्लास के साथ और अगले क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।